नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। इधर एक रिपोर्ट मेरे हाथ में है और जब से ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी है तब से ही मेरे मन में था ये कि प्रतीक बोराडे जी को जोड़ा जाए। और इधर जो कई मसलों को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं और बड़ी संजीदा चर्चाएं चल रही हैं, और ये भी हम और आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में बायकॉट जो ट्रेंड है वो एक मुहिम के तौर पर आगे बढ़ा है। और उसके चलते जो अलग अलग फिल्मों और उससे जुड़े हुए चाहे कलाकार हों, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स हों या कहानीकार ही क्यों ना हो, अतीत में जो उनके कर्म रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने भारतीय संस्कृति या कहना चाहिए जो हमारा सनातन संस्कृति और धर्म है उस पर उपहास किए हैं या मजाक बनाने की कोशिश की है या असंवेदनशीलता का परिचय दिया है, उसको लेकर के लोगों में बहुत नाराजगियां हैं। और हमने देखा है कि सिरे से बहुत सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिटी हैं, वैसा कारोबार नहीं कर पाई जैसी अपेक्षा उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को रही होगी या प्रोडक्शन हाउस को रही होगी। इधर भी अगर हम देखें तो दो फिल्में एक ही तारीख में रिलीज हुई थी, मणिरत्नम की PS1 और विक्रम वेधा। और विक्रम वेधा तो पूर्व में दक्षिण में बन चुकी थी, जो हिट मानी जाती है, सुपर हिट मानी जाती है। लेकिन जब यही फिल्म बॉलीवुड ने बनाई तो वो उतनी सफल नहीं हुई जितनी उसकी लागत लगी थी, वो भी वापस आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जबकि मणिरत्नम की फिल्म जो है वो अपनी लागत लगभग निकालने के बिंदु तक पहुंच रही है और जो अभी तक का परफॉर्मेंस है उसका, उससे लग रहा है कि वो अपनी लागत से कहीं ज्यादा कमाएगी। तो क्या वजह है कि जो बॉलीवुड की फिल्में हैं, जो परंपरागत इनका तौर तरीका है फिल्में बनाने का, वो फिल्में तो विफल होती जा रही हैं, पिटती जा रही हैं, लोगों की नाराजगियां भी बढ़ती जा रही हैं। अभी आदि पुरुष का जो टीजर देखा तो उसमें भी तमाम ऐसी चीजें दिखाई दी जिससे लगा कि डेलिबरेटली क्रिएटिविटी के नाम पर, जैसे जो हमारी सनातन संस्कृति है और जो मान्य हमारे चरित्र हैं उनके साथ एक तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये जो बॉलीवुड है ये लगता है सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है, बार बार झटके लगने के बावजूद। और दक्षिण की जो जिनका मैं जिक्र कर रहा था शुरू में कि मेरे सामने एक ऐसी रिपोर्ट है जिस पर मैं प्रतीक बोराडे जी से बात करना चाहता था, उनको जोड़ना चाहता था। लगातार अच्छा बिजनेस कर रही हैं, लगातार लोग उनको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं और पहली बार हम देख रहे हैं कि दक्षिण की, खास तौर से प्रतीक जी से जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि दक्षिण तो मत कहिए, तेलुगु सिनेमा कहिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दक्षिण में जो तमिल हैं और जो दूसरी फिल्में हैं वो तो और भी वर्स्ट पोजीशन में हैं, वहाँ तो वामपंथियों का एक तरीके से कब्जा है। तो यहाँ पर जो है ये फिल्में बहुत बेहतर कर रही हैं और पहली बार हिंदी बेल्ट में भी हिंदी का जो दर्शक है वो उनका दीवाना हुआ जा रहा है। तो ये कौन से कारण हैं, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रतीक जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनको जोड़ लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रतीक जी बहुत स्वागत है, नमस्कार सर। नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके चैनल पर बुलाने के लिए। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका। क्या बड़ा कारण मानते हैं प्रतीक जी, ये दक्षिण की, जिनको आप तेलुगु सिनेमा कहते हैं, वो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर रही हैं और बॉलीवुड का जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस और बड़े बड़े नामचीन जो कलाकार हैं उनकी फिल्में लगातार असफल हो रही हैं, पिट रही हैं, बड़ी वजह क्या मानते हैं, बड़ा अंतर क्या मानते हैं? देखिए सर, ज्यादातर सोशल मीडिया पर जब भी हम बॉलीवुड वर्सेस साउथ की फिल्म इंडस्ट्रीज की चर्चा करते हैं तो सभी डायरेक्टली साउथ फिल्म इंडस्ट्री ऐसा, साउथ की फिल्में, दक्षिण की फिल्में ऐसा हम शब्द प्रयोग करते हैं।
पर दक्षिण की अगर हम बात करें तो वहां पर 4 अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्रीज है। कन्नड़ा है, तमिल है, तेलुगु है और मलयालम है। और आज दर्शकों के बीच में जो दाक्षिणात्य फिल्में हैं, दक्षिण भारत की जो फिल्में हैं, उनके प्रति जो प्रेम हम देख रहे हैं, वो मोस्टली ज्यादातर तेलुगु फिल्मों के कारण ही है। आप देखिए, इसकी शुरुआत मेरे ख्याल से ज्यादातर जो टेलीविजन पर जो मूवी चैनल्स है, उनसे ही हुई। आप पिछले 4-5 वर्षों से देख लीजिए, 5-6 वर्षों से चाहे सेट मैक्स, सोनी मैक्स हो या जी सिनेमा वगैरह, जितने भी बड़े-बड़े मूवी चैनल्स है टेलीविजन पर, उनमें आप दिन भर जो फिल्में आती है देख लीजिए, उनमें से ज्यादातर फिल्में दक्षिण भारत की ही डब्ड फिल्में होती है। और उनमें भी जो 90% जो फिल्में हैं, जो डब्ड हुई फिल्में जो दिखाई जाती है, उनमें से 90% फिल्में तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से ही होती है। उसके जी, साथ जी। में ही आप यूट्यूब पर भी देख लीजिए। यूट्यूब पर भी जो कुछ चैनल्स है, चाहे गोल्ड माइन वगैरह, ऐसे कुछ चैनल्स है जो ऐसे ही दक्षिण भारत की फिल्मों को डब करके हिंदी में दिखाते हैं अपने चैनल्स पर। उनमें भी आप देखिए, जिन फिल्मों को सबसे ज्यादा व्यूज मिले हुए हैं, वे आपको तेलुगु फिल्में ही मिलेंगी। तो ये जो कनेक्शन है, वो तेलुगु फिल्मों के कारण ही दर्शकों का ज्यादातर बना है। और इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री केवल आज से ही नहीं, तो आप लगभग 1940 के दशक से भी देखेंगे। मैंने इस पर पूरा एक अलग से वीडियो बनाया था तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की पूरी जर्नी पर। तो जी। 1940 से तब से लेकर के आज तक वहां पर लगातार, चाहे पौराणिक फिल्में हो, रामायण महाभारत जैसी, रामायण महाभारत पर आधारित ऐतिहासिक फिल्में हो, हमारे संतों महात्माओं के चरित्र पर आधारित फिल्में हो, या राष्ट्रवाद पर आधारित फिल्में हो, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में लगातार बनी है, बड़े बड़े बजट के साथ बनी है, बड़े बड़े कलाकारों के साथ बनी है, और वो फिल्में वहां पर लगातार सफल होती आई है। बीच में 80-90 के दशक में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी सारी कम्युनिस्ट विचारधारा की फिल्में बनी थी, पर दर्शकों ने उतना उन्हें समर्थन दिया नहीं, तो वो ट्रेंड वहां पर समाप्त हो गया था। और जो जो एक धार्मिक या राष्ट्रवादी फिल्में हम कहे, वो लगातार वहां पर सफल होती आई है। इवन एनटीआर जी, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े जिन्हें कलाकार कहा जाता है, उन्होंने तो 30 से ज्यादा ऐसी फिल्मों में काम किया हुआ है जिसमें उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाई है। तो इसी से हमें पता चलता है कि वो किस प्रकार से अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। और ऐसे अच्छे प्रोडक्शन हाउस के पास में वहां पर पैसा है, और हमेशा से रहा है, उनकी फिल्में सफल हुई है। और इस कारण से जब अच्छे लोगों के पास में पैसा होता है, अच्छे प्रोडक्शन हाउस के पास में पैसा होता है, वो उसी प्रकार के कंटेंट पर पैसा लगाते हैं। तो ये एक तेलुगु फिल्मों के कारण ही हमारा कनेक्शन बना है। और ये फिल्में अपने रूट से, अपने कल्चर से, अपने जमीन से जुड़ी हुई है। वहां पर एक अपनत्व हमें अनुभव होता है जब भी हम तेलुगु फिल्में देखते हैं। चाहे वो परिवार का वातावरण जिस प्रकार से दिखाया जाता है, उनकी जीवन शैली जिस प्रकार से दिखाई जाती है, जो त्योहारों को मनाते हुए जिस प्रकार से दिखाया जाता है, माता पिता का सम्मान हो, पारिवारिक मूल्य हो, नैतिक मूल्य हो, चाहे वेशभूषा हो, या मंदिरों में जाना हो, जितनी भी बातें हम देखते हैं, वो पात्र जिस प्रकार से उनको लिखा लिखा जाता है, इन सब बातों के कारण एक सामान्य भारतीय उन फिल्मों के साथ में जुड़ पाता है, कनेक्ट हो पाता है। और यही एक कारण है तेलुगु, मतलब एक नहीं, मैं और भी कुछ कारण आपको आगे बताने वाला हूं, क्योंकि ये वो एक केवल एक कारण की वजह से ही ये पूरा इतना ट्रेंड चेंज हो गया है, ऐसी बात नहीं है। पर ये एक सबसे मुख्य कारण है कि जो अपना एक कल्चरल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक अपनत्व की जो भावना है, वो तेलुगु फिल्मों के साथ लोग फील करते हैं। इसके बाद हम दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज की तरफ अगर हम देखें, तो तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करें, तो आज से करीब 10 वर्ष अगर आप पीछे जाएंगे, 10 से 15 वर्ष, तो तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारी ऐसी अपने कल्चर से जुड़ी हुई, अपने रूट से जुड़े हुए कैरेक्टर्स उन फिल्मों में भी रहे हैं। पर पिछले 10-15 वर्षों में अगर देखेंगे, तो कम्युनिस्ट विचारधारा का वर्चस्व तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर बढ़ता जा रहा है। अब जैसे मैं अगर आपको तमिल फिल्म इंडस्ट्री की बात बताऊं, तो आज से 10 वर्ष पहले तक आप याद करिए, दक्षिण भारत की फिल्मों से कनेक्शन एक तमिल फिल्मों के कारण भी दर्शकों का थोड़ा बहुत रहा है। जैसे कि आपको याद जी। होगा, विक्रम, एक्टर विक्रम की अपरिचित फिल्म टीवी पर कई बार आती थी, अभी भी आती है, वो तमिल फिल्म है। इसके साथ ही कमल हसन की एक इंडियन नाम की फिल्म आई थी, देखिए हिंदी में हिंदुस्तानी करके डब हुई थी, 90 के जी हाँ, दशक जी। में थिएटर में भी रिलीज हुई थी। मैंने तो थिएटर में उस समय उसे देखा था। तो वो एक तमिल फिल्म थी कमल हसन की। इसके बाद डायरेक्टर शंकर की ही एक आय नाम की फिल्म आई थी। अपरिचित तो मैंने आपको बताया ही, रजनीकांत की ही रोबोट एक फिल्म आई थी, वो 2009 में आई थी, पहला पार्ट उसका। ये सारी तमिल फिल्में हैं, और इन सबके डायरेक्टर एस शंकर ही है। वो तमिल फिल्मों की ही विशेष ज्यादातर उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है। तो इन सब फिल्मों में अगर आप देखेंगे ना, जैसे अपरिचित में का आप मुख्य पात्र देखिए, वो अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है, बहुत धार्मिक उसे दिखाया है। इवन आप इंडियन फिल्म को भी अगर आप देखेंगे, है तो वो विजिलेंटे फिल्म, सिस्टम के विरुद्ध तो उसने एक
युद्ध पुकारा हुआ है, वो परेशान हो गया है भ्रष्टाचार आदि से, तो वो लोगों की हत्या कर रहा है। तो है तो एक थोड़ा सा कम्युनिस्ट विचारधारा का टच वहां पर भी दिखता है इंडियन में हमें, पर वो वहां पर राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर रखा है उन्होंने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के आईने में वो पहले थे, स्वतंत्रता सेनानी है, फिर भारत स्वतंत्र होने के बाद में करप्शन देखकर वो परेशान हो जाता है वो मुख्य पात्र, और फिर वो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए निकल पड़ता है। तो राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर रखा है। तो ये तमिल फिल्मों में भी एक धार्मिक कैरेक्टर, अपने कल्चर से जुड़े हुए कैरेक्टर्स आज से 10-15 वर्ष पहले तक थे, और वो फिल्में सफल भी हुई है। पर पिछले 10-15 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो तमिल फिल्मों का आप देखिए एक बहुत ही ज्यादा बहुत एक वोक या कम्युनिस्ट विचारधारा का वर्चस्व हमें पिछले 10-15 वर्षों में दिखा है, जिसमें एक प्रकार से हिंदुओं को जात पात में बांटना हो या फिर वोक माइंडसेट वाली फिल्में हो, ये बहुत ज्यादा हुआ है पिछले 10-15 वर्षों में। और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में भी आप ये सब बातें देख सकते हैं। इवन मैंने पिछले कुछ समय में जितनी भी मलयालम फिल्में देखी है उनमें से ज्यादातर फिल्मों में कहीं ना कोई एक सीन वो ऐसा अवश्य डालते हैं जहां मुख्य पात्रों को बीफ खाते हुए दिखाया जाता है, गोमांस खाते हुए दिखा, मतलब ये भले ही उस सीन का पूरी फिल्म से कोई कनेक्शन नहीं होता, पर उसे इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है कि बीफ खाना मतलब केरला का कोई बहुत हजारों वर्ष पुरानी खाद्य संस्कृति है, वो उसके मिट्टी से जुड़ी हुई जैसे बात हो। ये उस फिल्म में कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी प्रकार से आपको मेंशन मिलेगा ही मिलेगा। आप देख लीजिए पिछले 5-7 वर्षों में आई हुई मलयालम फिल्मों को उठाकर देख लीजिए, और मतलब एक कन्वर्जन का भी पार्ट है आजकल। तो मैंने जितनी मलयालम फिल्में देखी है, मतलब हिंदू नाम तो ढूंढ कर भी नहीं मिलते उसमें, इतना ज्यादा मतलब देखा है मैंने पिछले कुछ समय में। वो एक अलग बात हुई, पर अगर हम एक आइडियोलॉजी की भी बात करें तो भी एक कम्युनिस्ट विचारधारा का वर्चस्व वहां पर हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। तो मैंने इसलिए कहा कि जब एक कनेक्शन की हम बात करते हैं ना, तो तेलुगु फिल्मों के कारण ये कनेक्शन ज्यादा बना है। चाहे बाहुबली का पहला दूसरा पार्ट ले लीजिए, मगधीरा ले लीजिए, ईगा जो मक्खी फिल्म आई थी एस राजामौली जी की, या फिर कार्तिकेय 2 को आप ले लीजिए, आरआरआर का उदाहरण हमारे सामने ही है, पुष्पा है। इन सब फिल्मों ने एक काफी दर्शकों के मन पर विजय प्राप्त किया है। और जो पोन्नियन सेल्वन का आपने शुरुआत में उदाहरण दिया विक्रम वेदा के साथ में, उसका जो क्लैश हुआ, देखिए पोन्नियन सेल्वन ने इतना जो कलेक्शन किया उसके पीछे भी एक कारण तो यही रहा है कि पिछले 10-15 वर्षों में अपने कल्चर से जुड़ी हुई ऐसी कोई फिल्म तमिल फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आई थी। जैसा कि मैंने कहा, तो एक अचानक से एक थोड़ा सा जो चोल राजवंश है, चोल सम्राट है, उनका एक रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिला। तो तमिल ऑडियंस भी, मैं तमिलनाडु में भी गया था 3 महीने पहले, तो लोग तो अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, संस्कृति से जुड़े हुए हैं, पर जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, बहुत प्रभाव लोगों पर है। और कई लोग तो चाहकर भी बोल नहीं पाते, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो एक साइलेंट मेजोरिटी है, तो वो चाहती है अपने कल्चर का रिप्रेजेंटेशन फिल्मों में, पर वो नहीं देख पा रहे। तो ये पोन्नियन सेल्वन में कहीं ना कहीं पर था, तो वो उस कारण से देखने के लिए गए। हालांकि मणिरत्नम की फिल्मोग्राफी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही एक मार्क्सिस्ट विचारधारा, एक द्रविडियन पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने वाली विचारधारा मणिरत्नम की हमें देखने को मिलती है। 2009 में मणिरत्नम की एक रावण नाम की फिल्म आई थी, उसमें तो आप कल्पना नहीं कर सकते इस प्रकार से रावण का महिमा मंडन किया है। और केवल रावण का महिमा मंडन नहीं, प्रभु श्री रामचंद्र जी को उसमें इतने गलत तरीके से दिखाया है, एंडिंग में एक प्रकार से उनको ही राक्षस सिद्ध करने का प्रयास किया है। लक्ष्मण जी से इंस्पायर्ड जो कैरेक्टर है, उस पात्र को बलात्कारी सिद्ध किया है। लक्ष्मण जी से इंस्पायर्ड कैरेक्टर, शूर्पणखा से इंस्पायर्ड जो कैरेक्टर है उसको रेप विक्टिम दिखाया है, और ये बताया है कि शूर्पणखा रेप विक्टिम है, लक्ष्मण जी के कारण उसके साथ गैंगरेप हुआ, और इस कारण से रावण ने फिर मां सीता से इंस्पायर्ड कैरेक्टर को अपहरण किया, और रावण का बड़ा महिमा मंडन, बड़ा उसको विक्टिम उन्होंने दिखाया है। तो हाँ, मणिरत्नम की विचारधारा वैसी रही। और पोन्नियन सेल्वन में भी अगर आप देखेंगे तो जो एक वैष्णव कैरेक्टर है उसका बहुत ही भद्दे तरीके से मजाक उड़ाया है। चोल राजवंश को उन्होंने बस हेट मॉन्गर, वॉर मॉन्गर, वुमनाइजर, इस प्रकार से चोल राजवंश को उन्होंने दिखाया है, और उनको शैव तो कहा है, पर एक सिंगल सीन में भी कहीं पर उन्हें भगवान शिव जी की आराधना करते हुए शिवपिंड के पास में, शिवलिंग के पास में बैठकर कहीं पर वो आराधना कर रहे हो, एक सीन भी ऐसा नहीं दिखाया उन्होंने। हालांकि मंदिर के सीन थे, वो दिखा सकते थे ये बात, पर नहीं दिखाया है। और जो एक्टर विक्रम ने बड़ी बड़ी बातें की थी ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा कल्चर इतना महान है वगैरह वगैरह, वो बातें केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ही सीमित थी, केवल लोगों को उत्साह, एक उत्सुकता बढ़ाने के लिए। फिल्म में आपको वो कल्चरल रिप्रेजेंटेशन या वो गौरवशाली इतिहास कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर वो डालना चाहते तो एक कहीं पर छोटा मोटा डायलॉग डालकर ही, जैसे एक्टर विक्रम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1-2 मिनट में वो बातें कही थी, वैसा ही फिल्म में भी कहीं पर एक छोटा सा संवाद डाल के वो बता सकते थे चोल राजवंश की महिमा, पर वो नहीं दिखाया।
उल्टा उन्हें बस हेटमॉन्गर, वॉरमॉन्गर, बस वो लड़ाई कर रहे हैं राष्ट्रकूटों के साथ में, पल्लव डायनेस्टी के साथ में, पांड्या डायनेस्टी के साथ में, बस वो लड़ाइयां कर रहे हैं। इस प्रकार से वुमनाइजर दिखाना। और जो मैंने आपको बताया कि शैव तो बताया है, पर कहीं पर भी उन्हें आराधना करते हुए नहीं दिखाया शिव जी की। पर जो सिंहला, जो लंका में जब अरुण मुनि का कैरेक्टर जाता है, तो वहां जाने के बाद में जो बौद्ध भिक्षु दिखाए हैं, उन्हें भगवान बुद्ध की उपासना करते हुए, उनकी प्रतिमा के सामने बैठकर उपासना करते हुए दिखाया है। तो एक अच्छी बात है, मतलब वो तो ठीक है दिखाया। पर आप जो जिन्हें आप शैव कह रहे हैं, चोल राजवंश, क्या एक सिंगल सीन में भी उनको आराधना करते हुए नहीं दिखा सकते थे? और जो बिल्कुल वैष्णव सही। पात्र है, उसको भी इतना गलत तरीके से उन्होंने मजाक उड़ाया है उसका, उसके ऊपर मिट्टी फेंकना, उसको ऐसे गले से पकड़कर पानी में डालना, मतलब जैसे कोई एक खिलौना बनाकर रख दिया था, उसको इतना गलत तरीके से मजाक उड़ाया है। और ये जब बातें मैंने मेरे रिव्यू में कही थी, तो कुछ मित्रों ने, जिन्होंने नॉवेल पढ़ी हुई है, उन्होंने कहा कि उस नॉवेल में भी राइटर कल्कि की जो वो नॉवेल है 1950 में लिखी हुई, उसमें भी ऐसा एक पात्र था, वैष्णव पात्र। और शैव और वैष्णव पात्र में थोड़े से वाद विवाद और संवाद उन्होंने दिखाए हैं। पर देखिए, चलो वाद विवाद और संवाद आप दिखाते तो भी चल जाता, पर यहां पर केवल वाद विवाद या संवाद नहीं दिखाया है। आप उसको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, आप उसका अपमान कर रहे हैं, और वो भी बहुत ही भद्दे तरीके से। तो पुनिन सेल्वम ठीक है, कम से कम एक चोल राजवंश के बारे में जिसकी चर्चा ही नहीं होती थी, वो चर्चा इस फिल्म के कारण हुई है। वो थोड़ा सा प्रकाश में वो आई है बातें, वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है उसका, उसको कोई भी नकार नहीं सकता। पर ओवरऑल मणिरत्नम पर मुझे बिल्कुल भी, मतलब मैंने जब रावण फिल्म देखी, मैं सच कहता हूँ, मेरा तो 2-3 दिन तक मेरा इतना मूड खराब हो गया था, बता नहीं सकता। तो हाँ, इस कारण से ही मैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को प्रेफरेंस देता हूँ, और ये एक मुख्य कारण है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का, कि वो अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। और वहां की ऑडियंस है जो कम्युनिस्ट विचारधारा की फिल्में आती भी है, तो उनको वो नकार देते हैं। अभी आचार्य फिल्म आई थी, रामचरण और उनके पिता चिरंजीवी दोनों ही थे उसमें, पूरी तरीके से नक्सलियों को ग्लोरीफाई किया था। और आरआरआर के ठीक बाद वो फिल्म रिलीज हुई थी। तो रामचरण, जिनको इतना पसंद किया गया था आरआरआर में अल्लूरिस्ताराम राजू जी की भूमिका में, उसके ठीक बिल्कुल। बाद आचार्य फिल्म आई थी, पर वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। नक्सलियों को ग्लोरीफाई किया था इस कारण से, तो दर्शकों ने उसे नकार दिया था। और भी ऐसी कुछ फिल्में हैं, श्याम सिंह रॉय या और कुछ और फिल्में ऐसी आई हुई है, पर तेलुगु दर्शकों ने उन्हें नकार दिया है। तो ये एक बात महत्वपूर्ण होती है, जो मैंने आपको बताया कि कल्चरल रिप्रेजेंटेशन, उसके कारण दर्शकों का कनेक्शन तेलुगु फिल्मों के साथ में जुड़ा है। और प्रतीक जी, अगर इसी साल की बात करें तो एक साल में 4 फिल्में वहां की, आरआरआर जिसका जिक्र अभी आपने किया, केजीएफ 2, विक्रम और केजीएफ टू PS1। केजीएफ 2 कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की है। जी जी, इसने भी अच्छा बिजनेस किया, हम्म। मतलब 300 करोड़ के क्लब में ये लोग गए। हम्म। और हमारे यहाँ की केवल 2 फिल्में, ब्रह्मास्त्र तो कंट्रोवर्शियल ही रही, हम्म। उसको लेकर के तमाम तरह की क्रिटिसिज्म देखने को मिले। बहुत सारे लोगों ने तो कह दिया था कि ये तो फ्लॉप फिल्म है, ये अपना मतलब कारोबार भी पूरा नहीं निकाल पाएगी जो लागत थी। और दूसरी हम्म। कश्मीर फाइल्स, ये हम्म। 2 ही फिल्में मतलब हमारे यहाँ की ऐसी हैं जिन्होंने 300 प्लस का बिजनेस किया है। वरना 4 फिल्में जो हैं वो साउथ की ही हैं जिन्होंने 300 या प्लस जा करके जो है बिजनेस किया है। तो जो कारण आपने गिनाए हैं, मैं भी आरआरआर और ये बाहुबली के दोनों संस्करण देख रहा था। जो लास्ट के सीन है, वहां तो बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से जैसे भगवान राम ही पर्दे पर अवतरित हो जाते हैं, इस हम्म। तरह के दृश्य जो है उत्पन्न किए थे राजा मौली ने। हम्म। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि ये क्या राजा मौली के उभार की वजह से और उनके पिता के जिस तरह का वो लेखन करते हैं उसकी वजह से ये तेलुगु सिनेमा कह लीजिए या साउथ का सिनेमा कह लीजिए, ये ग्लोरीफाई किया है, सामने आया है? और अभी तो चिरंजीवी का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो वो कह रहे थे कि साउथ की फिल्में ही अब पैन इंडिया फिल्में हैं, बॉलीवुड की फिल्में नहीं हैं। कितना सहमत है इससे? और वो टर्निंग पॉइंट कौन सा मानते हैं? राजा मौली क्या एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है? बिल्कुल, टर्निंग पॉइंट तो मतलब बाहुबली के दोनों पार्ट्स ही कहे जा सकते हैं, उनके बाद ही हमने ये इतना बड़ा बदलाव देखा है। इससे पहले भी मैंने जैसा कि कहा, तमिल फिल्में कुछ जियो थी डायरेक्टर एस शंकर की, चाहे रोबोट, रोबोट 2, अपरिचित, वो फिल्में पर बॉक्स ऑफिस पर उतना वो नहीं चली थी। बाद में अपरिचित टीवी पर ज्यादा फेमस हुई थी, रोबोट चली थी बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत जी की पहचान के कारण।
पर जो मुख्य बदलाव है वो बाहुबली के बाद ही आया है, एस राजामौली जी की दोनों फिल्मों के बाद। और जो मैंने कहा कि आपने नहीं सॉरी आपने कहा कि आरआरआर के अंत में जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ही स्क्रीन पर अवतरित होते हैं, ऐसा हमें लगता है। तो इसके पीछे स्वाभाविक सी बात है, ये वही व्यक्ति दिखा सकता है जिसके मन में वो बचपन से संस्कार हुए हो, बचपन से ही वो वही जो विचार उसके रहे हो, या जिस वातावरण में कोई व्यक्ति बड़ा होता है, स्वाभाविक सी बात है उसके लेखन में, उसके कामों के माध्यम से वो सब बातें हमें देखने को मिलती है। अब बॉलीवुड में अगर आप देखेंगे तो जो आज की नई जनरेशन के फिल्म मेकर्स आए हुए हैं, वो कहीं से भी अपने रूट से, अपने कल्चर से जुड़े हुए नहीं है। जो पहले की जनरेशन थी 70-80 के दशक की या 90 के दशक तक के भी अगर आप फिल्म मेकर्स देखेंगे बॉलीवुड के, तो वो भले ही उस समय भी कुछ बहुत कल्चरल रिप्रेजेंटेशन नहीं था बॉलीवुड में, पर फिर भी कहीं ना कहीं से वो लोग जमीन से जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं से स्ट्रगल करके वहां पर पहुंचे थे। 90 के दशक तक के फिल्म मेकर्स बॉलीवुड के, तो कम से कम वो हिंदी में बात करते थे, कम से कम लोगों से जुड़े हुए थे, जमीन से जुड़े हुए थे, गांव को भारत के लोगों को वो कम से कम समझते थे। तो 90 के दशक तक अगर आप देखेंगे तो कम्युनिस्ट विचारधारा की भी जो फिल्में हैं उनमें भी कहीं ना कहीं पर जमीन से जुड़ाव आपको देखने को मिलेगा, सामान्य परिवार के कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। पर 90 के बाद में आप देखेंगे अगर बॉलीवुड में विशेषतः सन 2000 के बाद में ये पूरी तरीके से चेंज हो गया। सबके सब बस एक एलिट और वोक माइंडसेट के कैरेक्टर्स आपको ज्यादातर पिछले 10-15-20 वर्षों में बॉलीवुड में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो नई जनरेशन आई उसने कभी भी वो स्ट्रगल नहीं किया। बॉलीवुड की अगली जनरेशन वो बस अपने एयर कंडीशन कमरों से कभी बाहर ही नहीं निकले हैं, अपने रूम से कभी बाहर ही नहीं निकले हैं। बस जिम में जाना, डांस क्लास जाना, घर पर आना, प्रोटीन शेक लेना, इससे ज्यादा उनको कुछ पता ही नहीं है। बस थोड़े बहुत एक्टिंग क्लास, डांस क्लास, जिम में जाना, प्रोटीन शेक लेना, इससे बाहर उनकी कोई जीवन ही नहीं है। तो वो कहां से लोगों को समझेंगे, कहां से कल्चर को समझेंगे। और थोड़ा बहुत कुछ वो पढ़ते भी है तो वही वोक माइंडसेट के या वामपंथी विचारधारा के जो किताबें, पुस्तकें आदि है वो पढ़ते हैं। उनके मन में तो शुरुआत से ही डाला हुआ है कि भाई दुनिया की सबसे घटिया संस्कृति तो भारत की है, यहाँ पर तो बस जात पात ही था, यहाँ पर तो बस कुप्रथा ही थी, यहाँ तो कुछ था ही नहीं। तो वो गौरव अगर आपके अंदर ही नहीं हो अपने कल्चर के प्रति, देश के प्रति, तो वो कहां से स्क्रीन पर उतरेगा। इस कारण से बॉलीवुड में वो आप चाहकर भी बदलाव नहीं ला सकते हैं। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि हम कितना भी प्रयास कर ले, आने वाले 4-5 वर्षों तक भी बॉलीवुड में कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। और ये संभव भी नहीं, क्योंकि वो लोग समझते ही नहीं है कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है। वो अगर रामायण महाभारत पर भी फिल्में बनाएंगे तो वहां पर भी कहीं ना कहीं से वो फेमिनिज्म, वोकिज्म वो डाल ही देंगे। अभी महाभारत पर मधुमंटेना एक आर्टिकल आया था, दीपिका पादुकोण को लेकर वो बनाने वाले थे, उसमें भी द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम महाभारत बनाएंगे। द्रौपदी की सेक्सुअल फैंटेसीज, द्रौपदी का कर्ण के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन, अपने पतियों से यानी पांडवों से वो नाराज है, ऐसा एक पैलेस ऑफ इल्यूजन्स नाम की एक नॉवेल है, उस पर आधारित वो बनाने वाले थे। तो वो महाभारत पर भी बनाएंगे तो उसमें भी उनको वही सब बातें डालनी है जो वो दूसरी फिल्मों में डालते हैं। तो बॉलीवुड से तो अपेक्षा ही छोड़ दीजिए। और एस एस राजामौली जी या तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में जो बातें हमें देखने को मिलती है वो इसी कारण से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से अपने रूट से जुड़े हुए हैं। भले ही बड़े परिवारों से भी हो, वहां पर भी नेपोटिज्म है, बड़े स्टार्स के ही बेटे आज हमें वहां पर दिखाई देते हैं, पर फिर भी एक संस्कार है, कल्चर से जुड़ाव है, जो बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स ने अपने अगली पीढ़ी में नहीं दिए हैं, जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अगली अगली पीढ़ी में हमें देखने को मिलती है। तो जो राइटर आपने कहा वी विजेंद्र प्रसाद जी, एस एस राजामौली जी के पिता, उनकी लेखनी में भी वो बात हमें देखने को मिलती है, वही बात उनके बेटे एस एस राजामौली जी के चित्रण में, डायरेक्शन में, दिग्दर्शन में भी हमें दिखाई देती है। प्रतीक जी, अभी आदि पुरुष के टीजर को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं और वो बहुत ही जायज बातें हो रही हैं। जिस तरह के वस्त्र, जिस तरह की भाव भंगिमाएं सैफ अली खान की दिखाई दी है रावण के तौर पर, उससे तो कोई एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं है। काली दाढ़ी दिखाई जा रही है, घुंघराले से बाल दिखाए जा रहे हैं। जिनको हम बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं, राम भक्त हनुमान, उनको जो वस्त्र के नाम पर पट्टियां सी पहना रखी हैं वो चमड़े की दिखाई दे रही हैं। ये सब जानबूझ करके किया जा रहा है या क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं कि जो हमारी मतलब मान्य परंपराएं हैं, संस्कृति हैं, जिनको जो हमारे दिमागों में एक तरीके से अंकित हो रखी है, उनको ये खुरच करके हटा देना चाहते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर प्रमाणिक कोई चीज मानी गई है रामायण के फिल्मांकन को लेकर के, जो रामानंद सागर का सीरियल था
उसके जो कैरेक्टर हैं वो हमारे दिमागों में रचे बसे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसकी नकल कर लीजिए, लेकिन क्रिएटिविटी के नाम पर जो ये भोंडापन दिखाया जा रहा है, जो एकदम अलग ही रचना संसार दिखाया जा रहा है अलग करने के चक्कर में, ये तो हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको खत्म करने का ही षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। देखिए, आपने पूछा कि जानबूझकर किया जा रहा है क्या? पता नहीं। ओम राउत जी और मनोज मुंतशिर जी इसके लेखक है। उन्होंने राइटर के नाम में उनका ही नाम आ रहा है, आदि पुरुष के। दोनों ही राष्ट्रवादी विचारधारा से है। और इसी कारण से 2020 में जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था, तो सच में मैं इतना ज्यादा खुश हो गया था, मैं बस सीट से उछल पड़ा था कि तानाजी फिल्म को ओम राउत जी ने डायरेक्ट किया हुआ है। और केवल तानाजी ही नहीं, उससे पहले भी उन्होंने एक मराठी फिल्म को डायरेक्ट किया था, लोकमान्य तिलक जी के जीवन पर आधारित। वो फिल्म भी बहुत सुंदर थी, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने लोकमान्य तिलक जी के चरित्र को चित्रित किया था। उन दोनों फिल्मों के कारण ओम राउत जी पर विश्वास था। और बाद में पता चला कि मनोज मुंतशिर जी का भी नाम जुड़ा हुआ है। तो पता नहीं, मैं इतना ज्यादा उत्सुक था इस फिल्म को लेकर, पर जब पोस्टर रिलीज हुआ, पोस्टर के बाद में जब टीजर आया, सच में जीवन में इतना ज्यादा निराश में कभी नहीं हुआ हूं। और 2019 में मैंने मधु मंटेना की महाभारत की चर्चा की, थोड़ी देर पहले बताया। उसी मधु मंटेना ने रामायण को भी अनाउंस किया था 2019 में ही, कि हम रामायण पर एक ट्रायलॉजी बनाने वाले हैं 500 करोड़ के बजट के साथ में। अब सच में मैं बहुत चिंतित हो गया था जब मैंने पहली बार वो न्यूज सुनी थी, क्योंकि मधु मंटेना अनुराग कश्यप के साथ में, अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, विकास बहल और मधु मंटेना, ये चारों फैंटम फिल्म्स के को फाउंडर थे। और थोड़ा सा मतलब वो एक लिबरल वोक माइंडसेट, थोड़ा सा उस कारण से डर था कि मधु मंटेना अगर रामायण बनाने के लिए जा रहे हैं तो पता नहीं वो क्या बनाकर रख देंगे। और जी उसके जी। बाद मैंने मधु मंटेना की महाभारत के बारे में सुना कि वो पैलेस ऑफ इल्यूजन्स नॉवेल पर बना रहे हैं, जिसमें तो बड़ी ही विचित्र और विकृत बातें दिखाई गई है, द्रौपदी की, पता नहीं वो सेक्सुअल फैंटेसीज वगैरह, द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फेमिनिस्ट महाभारत। तो महाभारत में वो सब बातें, तो फिर रामायण में वो क्या दिखाएंगे? वो तो एक बहुत चिंता थी मेरे मन में कि कहीं रावण को जस्टिफाई ना कर दे, कि जैसे कि मणिरत्नम ने आधुनिक रामायण के नाम पर रावण फिल्म में किया था 2010 में, कहीं पर वो ये ना कर दे मधु मंटेना। और उसमें तो वो रणबीर कपूर और ऋतिक रोशन को मुख्य भूमिका में लेने की भी न्यूज आई थी, कि रणबीर कपूर को प्रभु श्री रामचंद्र जी की भूमिका में और ऋतिक रोशन को रावण की भूमिका में। अभी कुछ महीनों पहले की न्यूज है। तो इतना डर था मन में कि पता नहीं ये क्या बनाकर रख देंगे। और उसके अगले वर्ष 2020 में जब ओम राउत जी ने आदि पुरुष का अनाउंस किया ना, सच में मुझे मन में शांति मिली थी कि चलो यार, एक तरफ मधु मंटेना कुछ बना रहे हैं तो कम से कम ओम राउत जी से अपेक्षा है कि वो विकृत नहीं करेंगे कुछ। पर भाई पोस्टर आया, टीजर आया, मैं सच में एकदम निराश हो गया कि इस कारण से कुछ ऐसे लोगों को ओम राउत जी ने ताकत दे दी है जिनके इंटेंशंस पर बिल्कुल भी मुझे तो कम से कम विश्वास नहीं है। अब वो क्या बना कर रख देंगे? रावण को जस्टिफाई करेंगे या राम जी को मिसोजिनिस्ट दिखाएंगे? पता नहीं क्या कर देंगे। हालांकि ओम राउत जी की रामायण में कम से कम वो इंटेंशंस गलत नहीं दिख रहे हैं। विजुअली उन्होंने जिस प्रकार से विजुअलाइज किया है कैरेक्टर्स को, वो पूरी तरीके से गलत है, पर कम से कम रावण को उन्होंने बुरा दिखाया है, उसको कहीं पर जस्टिफाई किया है, ये हमें देखने को नहीं मिल रहा कि चलो वो शूर्पणखा को मतलब वो उस कारण से उसने अपहरण किया और उसको हम ह्यूमनाइज करें रावण को, वो बातें कम से कम हमें देखने को नहीं मिल रही। ये एक मन में शांति है, पर जिस प्रकार से उन्होंने विजुअलाइज किया है वो बहुत गलत है। और कहीं पर भी वो भाव, जो श्रद्धा भाव, जो बातें ओम राउत जी और मनोज मुंतशिर जी अलग अलग न्यूज चैनल्स पर जाकर कर रहे हैं इंटरव्यू में, वो इंटरव्यू में तो कर रहे हैं पर स्क्रीन पर वो बातें दिखाई नहीं दे रही है। पर एक बात है कि चलो, इंटेंशंस उनके गलत नहीं लग रहे हैं, रावण को बुरा दिखा रहे हैं, उसको कहीं पर वो जस्टिफाई नहीं करेंगे, राम जी को मिसोजिनिस्ट दिखाना वगैरह, ये बातें कम से कम वो वामपंथी प्रोपेगेंडा कम से कम इसमें नहीं होगा। इस बात की एक थोड़ी सी मन में शांति है। पर ये फिल्म खराब बनने के कारण ओम राउत जी ने कुछ ऐसे लोगों को ताकत दे दी है जिनके इंटेंशंस पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और पता नहीं इसका फायदा उठाकर वो आगे क्या जाकर बनाकर रख देंगे। वो लगातार ये कह रहे हैं इंटरव्यूज में, आप इंटरव्यूज का जिक्र कर रहे हैं कि साहब आप लोगों ने तो केवल 95 सेकंड का टीजर देखा है, उसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन अंदाजा तो टीजर से या ट्रेलर से ही लगता है। जो भी आप प्रस्तुत करते हैं और बेहतर समझ करके ही आप उन अंशों को प्रचारित करने के लिए आप जारी करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो जो हमारे जो अग्रज हैं, जो हमारे सीनियर हैं, जो कह रहे हैं हम नोट कर रहे हैं। अब नोट करके क्या होगा? अगर 500 करोड़ में आपने एक फिल्म बनाई है, क्या आप रीशूट करेंगे? और अगर 12 जनवरी को आपने प्रदर्शित करने का ऐलान कर दिया है, तो क्या ये संभव है कि तब तक आप कुछ
चीजों को रीशूट करके और जो जिन पर ऐतराज हो रहे हैं उनको आप ठीक कर पाएंगे, या पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भी कितना समय चाहिए होता है किसी फिल्म को? क्या वो लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं कि बस ये कह दीजिए कि हमने नोट कर लिया है और आप निराश नहीं होंगे जब फिल्म रिलीज होगी? तो वो लोगों का उल्लू बना करके सिनेमा घरों तक लोगों को बस लाना चाहते हैं, इसलिए ये सब बातें कर रहे हैं। देखिए, उसमें चेंजेस करने के लिए मुझे तो कम से कम कोई स्कोप नहीं दिख रहा। हो सकता है कि थोड़े बहुत जो विजुअल इफेक्ट्स है वो जो उतने बढ़िया नहीं लग रहे, वहां पर थोड़ा बहुत वो कुछ चेंज कर ले। पर कैरेक्टर्स को जिस प्रकार से उन्होंने चित्रित किया है, अब राम जी को सफेद धोती में दिखाया है, हाथों में यहाँ पर बेल्ट दिखाई दे रहे हैं, कमर पर बेल्ट दिखाई दे रहा है, उसको तो आप रीशूट करके मतलब उसको आप विजुअली कैसे हटाएंगे? आप सफेद धोती को आप क्या बाद में भगवा कर देंगे आप? या फिर हनुमान जी को जिस प्रकार से उन्होंने चित्रित किया है, उनकी जो वेशभूषा दिखाई है, कहां तक चेंज करेंगे? उसमें चेंज करने का कोई स्कोप दिखाई नहीं दे रहा। और मैं इतना ही कहूंगा कि ओमराव जी को जो एक अवसर मिला था, जो जिसका वो सोना कर सकते थे उस अवसर का, और ऐसा कुछ वो बना सकते थे कि उनको सदियों तक याद रखा जाता रामानंद सागर जी के बाद में, वो अवसर था उनके पास में, और उसका सोना करना छोड़कर उन्हें उस अवसर को नाली में बहा दिया है। भले ही उनके इंटेंशंस कितने भी अच्छे हो, पर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, दया आ रही थी जिस प्रकार से मनोज मुंतशिर जी और ओमराव जी लोगों को कन्विंस करने का प्रयास कर रहे थे, बहुत बचकानी बातें वो कर रहे थे। और सबसे ज्यादा दुख इस कारण से होता है कि राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स को तो वैसे ही बॉलीवुड में कोई स्थान नहीं है, और मनोज मुंतशिर जी ऐसे फिल्म मेकर्स अगर अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे तो कुछ गलत लोगों को ताकत मिलती है इससे, और मुझे इसी बात का सबसे ज्यादा दुख है। प्रतीक जी, एक सवाल और भी बनता है कि ये तेलुगु फिल्मों की कामयाबी के पीछे केवल जो सोशल मीडिया पर एक मुहिम दिखाई दे रही है यही है, या और भी कारण आपको समझ में आते हैं? देखिए, आर्ट एंड लिटरेचर, कला और साहित्य का जो क्षेत्र होता है, उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव तो जो एक लीडरशिप होती है देश की, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप अगर स्वतंत्रता के बाद से आज तक का अगर भारतीय फिल्मों का, विशेषकर बॉलीवुड का अगर आप अध्ययन करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से जो एक देश की लीडरशिप है उसके अनुसार फिल्मों की भी आइडियोलॉजी, जो विचारधारा है, जिस प्रकार की फिल्में बनी है, उनमें धीरे धीरे परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि स्वतंत्रता के बाद में काफी समय तक थोड़ी सोशलिस्ट विचारधारा की फिल्में बनी, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी काफी कम समय तक थे प्रधानमंत्री, पर उस समय एक थोड़ी राष्ट्रवादी विचारधारा की फिल्में बनी थी। उसके बाद 1970-80 के दशक में आप देखेंगे तो एक सोशलिस्ट विचारधारा की, कम्युनिस्ट विचारधारा की बहुत सारी फिल्में बनी है। उसमें एक मिल मालिक का मतलब एक जो मिल मालिक के जो होते हैं, मिल मालिक आदि, उनकी हत्या को ग्लोरीफाई करना, बिजनेसमैन, उद्योगपति, उसके विरुद्ध एक असंतोष लोगों के मन में, सिस्टम के प्रति असंतोष, करप्शन वगैरह, और उसके विरुद्ध फिर अनारकी वगैरह, थोड़ा सा असंतोष, ये सब बातें वहां ज्यादा देखने को मिली थी। उसके बाद फिर 90 के दशक में अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक खाली हल्की फुल्की कॉमेडी की फिल्में, गोविंदा जी की फिल्में वगैरह आपने देखी होगी, उस समय ऐसी जी फिल्में आई थी जी। जिनमें कोई विशिष्ट विचारधारा हमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि उस समय एक राजकीय अस्थिरता थी, जो मिलीजुली सरकारें उस समय काफी सारी बनी थी, तो एक विशिष्ट विचारधारा उस समय नहीं दिखने को मिली थी। फिर अटल जी के समय आप देखेंगे तो फिर से कुछ राष्ट्रवादी विचारधारा की फिल्में बनी थी, जैसे कि द लेजेंड ऑफ भगत सिंह भी उसी समय आई थी, और गदर के डायरेक्टर की भी, उनकी भी कुछ फिल्में उस समय बनी थी, और वीर सावरकर जी की फिल्में, उसमें तो अटल जी ने स्वयं भी अपना एक योगदान दिया था प्रोड्यूसर के रूप में, तो वीर सावरकर जी की भी एक फिल्म आई थी। फिर अटल जी की सरकार जाने के बाद में आप देखेंगे कांग्रेस के समय, तो 2004 से 14 के बीच में आप देखिए एक सिंगल राष्ट्रवादी फिल्म भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप जी याद जी करके देख जी। लीजिए, जितना भी 2004 से 14 के बीच में कोई फिल्म आपको राष्ट्रवादी विचारधारा की देखने को नहीं मिलेगी। इसके बिल्कुल अपोजिट आपको प्रोपेगेंडा फिल्में बहुत देखने को मिलेंगी, जैसे कि भारत को धीरे धीरे इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट देने वाली फिल्में 2004 के बाद ज्यादातर बनी है। और कश्मीर के मुद्दे पर भी जो फिल्में बनी है, उसमें भारतीय सेना को ही नकारात्मक रूप में दिखाने वाली, फिर चाहे वो हैदर हो या फिर शौर्य जैसी फिल्में हो, वो उस समय बनी थी। रंग दे बसंती जैसी एक कम्युनिस्ट विचारधारा की फिल्में, जिसमें भगत भगत सिंह जी की आड़ में अपनी टॉक्सिक कम्युनिस्ट विचारधारा को उसमें पुश करने का प्रयास किया गया था। जोधा अकबर जैसी फिल्म है जिसमें विदिशा आक्रांताओं का महिमा मंडन हुआ। राइट। पीके और हैदर को भी देखेंगे 2014 के अंत में वो आई थी, पर फिर भी वो एक उसी बीच का प्रोडक्ट हम उनको कह सकते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल लीडरशिप का प्रभाव हमेशा से रहा है। अब 2014 के बाद आप देखेंगे
मोदी सरकार ने मतलब वो आने के बाद मुझे कुछ ऐसा सडन चेंज देखने को नहीं मिला फिल्म इंडस्ट्री में। उल्टा 2014 के बाद में थोड़ा कम्युनिस्ट विचारधारा की या हिंदू घृणा से भरी हुई हिंदू विरोधी मानसिकता की कंटेंट और फिल्में 2014 के बाद में उल्टा ज्यादा आया है। हालांकि बिल्कुल थोड़ी राष्ट्रवादी फिल्में भी बनी है, पर मेरे अनुसार थोड़ा और सरकार को थोड़ा राष्ट्रवादी विचारधारा की फिल्मों पर और ध्यान देना चाहिए, या उस तरफ भी सरकार को और थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकारें मैंने देखा है हमेशा से कि वो उतना फिल्म इंडस्ट्री पर ध्यान नहीं देते जितना आप अगर देखेंगे जो कम्युनिस्ट विचारधारा की सरकारें होती है वे फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बढ़िया तरीके से यूज करते हैं, लोगों के बीच में समाज में लोगों को लड़वाने के लिए, लोगों को जात पात में बांटने के लिए ये उसका बहुत वो अच्छी तरीके से यूज करते हैं। पर जी मेरे जी अनुसार शायद मोदी सरकार या मोदी जी को भी ऐसा लगा हो कि बॉलीवुड में थोड़ा बदलाव लाना शायद असंभव है। कुछ वहां पर कुछ मैंने कहा ना कि वो कुछ ठीक होने की परिस्थिति में ही बॉलीवुड नहीं है, वहां से कुछ राष्ट्रवादी विचारधारा का निकल पाए ये संभव ही नहीं है। और इसी कारण से शायद मोदी जी ने थोड़ा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को भी पिछले कुछ समय में प्रमोट किया है, ये मैंने विशेषतः देखा है। और ये बात भी है कि जो व्यक्ति जिस विचारधारा से होता है वो वैसी ही बातों को पसंद भी करता है, तो तेलुगु फिल्म में थोड़ी राष्ट्रवादी विचारधारा की उस कारण से शायद मोदी जी ने उनको काफी प्रमोट करने का भी प्रयास किया है। अभी जनवरी में मोदी जी ने जो संत श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा को जो अनावरण किया था, उस समय जो संबोधित किया था देश की जनता को, वहां पर उन्होंने जी बड़ी ही स्पष्टता के साथ में तेलुगु फिल्मों का बड़ा ही उन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया था। उनकी महिमा गाई थी तेलुगु फिल्मों की, किस प्रकार से वो अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति को कितने गर्व के साथ में वे दिखाते हैं। केवल वही नहीं, उसके बाद में आपने देखा होगा एस एस राजामौली जी के जो पिताजी है वी विजेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने बाहुबली, RRR, मणिकर्णिका जैसी फिल्मों की कहानियां लिखी। उसके बाद में अभी आने वाली 1770 जो सन्यासी क्रांति पर आधारित होने वाली है, उसकी भी कहानी वो लिखने के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें राज्यसभा की सीट दी गई। इसके अलावा अभी पिछले करीब 1.5 महीने पहले ही मेरे ख्याल से अमित शाह जी जूनियर NTR जी से मिले। उसके बाद रामोजी फिल्म सिटी जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन फैसिलिटी जिसे कहा जाता है, तो उसके जो लीड करते हैं उसे, जो मुख्य है उसके, उनके साथ अमित शाह जी जाकर मिले थे। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को भी थोड़ा प्रोत्साहन देने का, प्रमोट करने का प्रयास हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि कला और साहित्य का क्षेत्र ही सबसे ज्यादा युवाओं को, देश को प्रभावित करता है। दुनिया का ऐसा सही दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है जो लोगों को प्रभावित करता हो इतनी मात्रा में। आप पुस्तकों को ले लीजिए, वो पुस्तकों में केवल शब्द होते हैं, पर उनको जब विजुलाइज करके हम जब उनको देखते हैं आंखों से, तो वो हमारे मन पर सबसे ज्यादा असर करती है वो बातें। तो कला और साहित्य के क्षेत्र पर ऑब्वियसली मैं तो चाहता हूं कि और भी ज्यादा ध्यान दिया जाए, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, इतना समय निकालने के लिए ओशियन नेटवर्क के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार।